हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसमें हम पढ़ रहे हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सेशंस चल रहे हैं। और ये चौथा सेशन है जिसके अंदर हम लगभग 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको टाइम पर अपनी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूं, है ना। इसके अंदर प्लान प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एजेंसी टेक्निक, प्रिपेयरिंग बेस में फिजिकल सर्वे, इकोसिस्टम, इट्स रिलेवेंस टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़, इन सबसे रिलेटेड हमें एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ स्वोट एनालिसिस। स्वोट का फुल फॉर्म क्या होता है? Identifying the strength, weakness, opportunity and threat related to planning issues, summarizing, writing, organization and thinking about the planning problem, surveying, writing, observing, testing, scheduling, working, organizing, tracking। तो SWOT की फुल फॉर्म दोस्तों आप सभी को पता है क्या होती है, अपन ने अपने लेक्चर्स में ही पढ़ा है। अगर आपने नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द GIS फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग। दोस्तों ये RPSC में भी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। GIS की फुल फॉर्म कहने को बहुत सिंपल सा है, लेकिन कई बार अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना। तो सिंपल सा है इसका, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या इसका आंसर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? गवर्नमेंटल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी नहीं है, जनरलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है, ग्राफिकल इंटीग्रेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS की फुल फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ लगने को ईजी है, पूरा आ सकता है। हाउ डज द डेल्फी मेथड कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग प्रोसेस। डेल्फी मेथड कैसे प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करता है? बाय रैंडमली सेलेक्टिंग प्लानिंग स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, बाय फैसिलिटेटिंग कॉन्सेस बिल्डिंग अमंग ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट थ्रू इटरेटिव सर्विस, बाय फोकसिंग सोलरली ऑन क्वांटिटिव डाटा एनालिसिस, बाय डिसरिगार्डिंग पब्लिक इनपुट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो है डेल्फी मेथड प्लानिंग प्रोसेस में क्या करता है कि एक एक्सपर्ट का जो ग्रुप है वो अपने छोटे छोटे से इटरेटिव सर्विस करते हैं, उनको फैसिलिटेट करके ये वाला जो डेल्फी मेथड है ये यूज़ किया जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा कि बाय फैसिलिटेटिंग कॉन्सेंसस बिल्डिंग अमंग ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट थ्रू इटरेटिव सर्विस, है ना। तो ये डेल्फी मेथड इसके अंदर आता है दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, है ना। इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, एनालाइजिंग सोशल कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सर्वेइंग पब्लिक प्रेफरेंस फॉर प्लानिंग स्ट्रेटजीज। तो भैया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हम करते हैं, है ना, एक ग्राफ आपका बनता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कि कॉस्ट आपकी बढ़ने पर आपको बेनिफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और किस कॉस्ट तक अपना एक पर्टिकुलर एक मतलब अपनी क्या बोलते हैं सेचुरेशन कॉस्ट आ जाती है, उसके ऊपर फिर आपका बेनिफिट जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता। तो आपकी जो कॉस्ट लग रही है और आपको जो बेनिफिट हो रहा है उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी को चेक करने में काम आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इवेल्युएटिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। हाउ डज द टेक्निक ऑफ सिनेरियो प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग प्रोसेस। सिनेरियो प्लानिंग जो है प्लानिंग प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? बाय फोकसिंग सोलरली ऑन हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस, बाय आइडेंटिफाई सिंगल बेस्ट फ्यूचर सिनेरियो, बाय एक्सप्लोरिंग एंड प्रिपेयरिंग डिफरेंट पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोज, बाय एक्सक्लूडिंग पब्लिक इनपुट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसा कि सिनेरियो प्लानिंग करनी है तो हमें वहाँ पर डिफरेंट फ्यूचर के अकॉर्डिंग सिनेरियो प्लान करके एक्सप्लोर करके उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बाय एक्सप्लोरिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोज। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का रोल क्या है? आइडेंटिफाई द मोस्ट क्रिटिकल पाथ फॉर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, एनालाइजिंग क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, इवेल्युएटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस एंड डिसीजन मेकिंग। जो सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं उन्होंने CPM क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT, है ना, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़े होंगे। CPM का मतलब जो होता है प्रोजेक्ट के जो ऑप्टिमल सीक्वेंस है जिसके तहत एक कम से कम ड्यूरेशन में वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस या क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला। व्हाट डज द टर्म बेंच मार्किंग मीन इन द कॉन्टेस्ट। बेंच मार्किंग का मतलब क्या है? इवेल्यूएशन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट अगेंस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिस, establishing physical benchmark for construction project, surveying public opinion and planning issues,
एनालाइजिंग द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड लैंडमार्क। तो हमें 7वें का जो क्वेश्चन है हमारा क्या होता है कि बेंचमार्क का मतलब क्या है ना, बेंचमार्किंग। देखिए बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज हम 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं कि 20% मतलब 100 का 20, तो 20 रुपीज़ का 20% हो जाएगा। तो वही क्या कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस को और प्रोजेक्ट को जो है रिकग्नाइज करना है, स्टैंडर्ड्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, है ना। और स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स तय हैं उसके रेस्पेक्ट में हमें परफॉर्मेंस को एवेल्यूट करना है। इन प्लानिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का क्या पर्पस है ना। Identifying potential risk and uncertainties, evaluating the economic viability of project, summarizing, writing, organization thinking about planning problem, identifying strength, weakness, opportunity, threat related to planning issues। तो ये मैंने अभी पहले भी अपने क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। What does the term charity means? A public hearing planning issues, a collaborative decision making workshop involving stakeholders and the community, financial analysis of development project, comprehensive survey of land use patterns। तो एक कोलेबरेटिव डिसीजन की वर्कशॉप होती है, इसमें सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो सब उसके अंदर होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्टी, है ना दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि CHARREETT, है ना, आपको याद रखना है। हाउ डज द टेक्निक ऑफ मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस कॉन्ट्रीब्यूट टू प्लानिंग। जो मल्टी क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस MCDA है, बाय प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओवर कम्युनिटी नीड्स। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। by regarding economic consideration in decision making, by systematically evaluating comparing multiple criteria to make informed decision। नाम क्या है इसका? मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल क्राइटेरिया को जो है ये सिस्टमेटिकली इवेल्यूट करेगा एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, बाय फोकसिंग सोलरली ऑन क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। नहीं, इसके ऊपर ये आंसर नहीं होगा। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। आप अभी तक भी मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेस मैप इन अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में जो बेस मैप होता है उसका क्या पर्पस होता है? डिस्प्ले डेमोग्राफिक डाटा टू शोकेस हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स टू प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर एडिशनल लेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रेजेंट जोनिंग रेगुलेशन। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था बेस मैप के अंदर कि क्या होता है कि हम लोग एक फाउंडेशन बेस मैप मतलब पूरा एडिशनल लेयर्स के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ से रिवर जा रही है, यहाँ से रोड जा रहा है, इस टाइप से। तो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करना हमारा इसमें काम होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर क्रिएशन ऑफ बेस मैप्स। क्रिएशन ऑफ बेस मैप के लिए लाइडर सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज, पोइट्री एनालिसिस। पोइट्री नहीं होगा, ओरल इंटरव्यू भी नहीं होगा, एक्सकेवेशन भी नहीं होगा, लाइडर सर्विस होता है। लाइडर सर्विस क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइडर की फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके तहत हम क्या करते हैं? बेस मैप्स को बनाते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्केल इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेस मैप। स्केल का मतलब क्या? इट डिटरमाइंस द फिजिकल साइज ऑफ द मैप, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड इन द मैप, द डिफाइंस मैप ओरिएंटेशन, इट डिक्टेट्स द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ द मैप। तो फिजिकल ऑफ साइज ऑफ जो भी मैप आपको बनानी है, भले ही वो A4 शीट में बनानी है, A4 3 शीट में बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक स्केल चूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए आपने शो किया है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से अपना बेस मैप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट डिटरमाइंस द फिजिकल साइज ऑफ द मैप। विच डाटा सोर्स कॉमनली यूज फॉर कैप्चरिंग एक्यूरेट टोपोग्राफिकल फीचर्स फॉर बेस मैप। तो टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं तो टोपोग्राफिकल के लिए हम जो है एरियल फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एरियल फोटोग्राफी का। वेदर सैटेलाइट्स का यूज़ नहीं करते, सोशल मीडिया पोस्ट का यूज़ नहीं करते, रेडियो वेव का पोस्ट नहीं करते, है ना। किसका यूज़ करते हैं? एरियल फोटोग्राफी का। किसके लिए? टोपोग्राफिकल फीचर्स को नापने के लिए बेस मैप के। व्हाट डज द टर्म ग्राउंड ट्रूथिंग। ग्राउंड ट्रूथिंग मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेस मैप प्रिपरेशन। बेस मैप प्रिपरेशन में ग्राउंड ट्रूथिंग क्या होती है? वेरीफाइंग मैप एक्यूरेसी थ्रू डायरेक्ट ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, है ना। एडिशनल फिक्शनल एलिमेंट्स टू एनहेंस मैप एस्थेटिक्स। क्या हमें कोई फिक्शनल एलिमेंट जोड़ने हैं? यूजिंग एडवांस एल्गोरिथम टू जनरेट मैप डिटेल्स। एडवांस एल्गोरिथम हमें देखनी है ना। इग्नोरिंग रियल वर्ल्ड डाटा इन फेवर ऑफ आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम ग्राउंड ट्रूथिंग मतलब ग्राउंड की सच्चाई पता करने लगे तो वेरीफाई जो भी मैप है उसकी एक्यूरेसी को आप ऑन ग्राउंड जाकर मैप को ऑब्जर्व करते हो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड ट्रूथिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड ट्रूथिंग, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए, इन बेस में प्रिपरेशन व्हाट रोल डज रिमोट सेंसिंग प्ले। अब रिमोट सेंसिंग का क्या रोल है? कंडक्टिंग सर्वेज विद लोकल रेजिडेंट्स, कैलकुलेटिंग डाटा यूजिंग सेंसर एंड एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग मैप्स एक्सक्लूसिवली और कैट्रोग्राफिक नॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि रिमोट सेंसिंग का जो है हम क्या करते हैं, सेंसर, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट का यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, है ना, उसी को रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन, हाउ डज जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जो है कंट्रीब्यूट टू बेस मैप क्रिएशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बाय रिलाइंग सोलरली ऑन हैंड ड्रॉन मैप्स, क्या हाथों से बनाए हुए मैप है ना एक्यूरेसी के लिए जिम्मेदार होते? नहीं। बाय ऑटोमेटिंग द कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल डाटा, बाय लिमिटिंग मैप क्रिएशन टू फिजिकल सर्वे टेक्निक्स, बाय एक्सक्लूडिंग डिजिटल डाटा रिसोर्सेज इन मैप डेवलपमेंट, है ना, मैप डेवलपमेंट डिजिटल डाटा रिसोर्सेज का यूज़ करके हुए। तो जीआईएस के थ्रू क्या होता है कि बाय ऑटोमेटिंग द कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन, जो स्पेशल डाटा है उसका कलेक्शन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ डस ये जो है कंट्रीब्यूट कर पाता है, ठीक है। व्हाट डज द पर्पज ऑफ कंटूर लाइन्स ऑन ए टोपोग्राफिक बेस मैप। कंटूर लाइन का क्या मतलब होता है? इंडिकेटिंग लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, रिप्रेजेंटिंग एलिवेशन चेंजेस इन टेरेन, हाईलाइटिंग द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डेजिग्नेटेड एरिया फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है उन्हें जरूर पता है कि कंटूर क्या होते हैं। कंटूर जो होते हैं सेम एलिवेशन के जो पॉइंट्स हैं किसी भी टेरेन के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करने में काम आते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग जियोस्पेशियल डाटा यूज्ड इन बेस में। पीडीएफ में क्या जियोस्पेशियल डाटा होता है? नहीं। वर्ड में होता है क्या? नहीं। एक्सेल में होता है क्या? नहीं। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की फाइल होती है जिसे हम शेप फाइल बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, शेप फाइल। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लीजेंड ऑन ए बेस मैप। बेस मैप पर लीजेंड्स का क्या मतलब है ना। टू डिस्क्राइब द एज ऑफ द मैप, टू इंडिकेट फिजिकल साइज ऑफ द मैप, टू एक्सप्लेन सिंबल्स एंड कलर यूज्ड ऑन द मैप, टू लिस्ट नेम्स ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द मैप। तो जो भी मैप होता है ना, जैसे मान लीजिए मैप बना हो तो यहाँ साइड में जो है कलर कोडिंग सिंबल्स लिखे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लीजेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा बेस में छोटा सा लीजेंड्स करके लिखा भी होता है, कई बार आप नक्शे देखेंगे अच्छे से तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फिजिकल सर्वे इन टाउन प्लानिंग। फिजिकल सर्वे का टाउन प्लानिंग में प्राइमरी पर्पज क्या है? टू गैदर डेमोग्राफिक डाटा, to assess public opinion and planning issues, to collect accurate detailed information about physical characteristic of the area, to analyze historical document related to the land area। जो फिजिकल सर्वे आप करते हैं तो आप वहाँ की एक्यूरेट डिटेल, है ना, जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस एरिया की, उसकी एक्यूरेट डिटेल्स को आप कलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। विच सर्विंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड एंगल्स ऑन द ग्राउंड। एरियल सर्विंग नहीं है, फोटोग्राफी, रिमोट सर्विसिंग नहीं, लाइडा सर्वे नहीं, ग्राउंड सर्विंग, है ना। तो ग्राउंड सर्विंग जो है ग्राउंड के ऊपर एंगल और डिस्टेंस को मेजर करने में काम आती है। ग्राउंड सर्वे जो नॉर्मल सर्विंग होती है उसे ग्राउंड सर्विंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। What is the purpose of cadastral survey in town planning? Identify potential sites for future development, assess the socio-economic condition of community, to establish the document and the boundaries of land parcel, to collect data और public transportation uses। तो जो भी लैंड्स हैं उनकी बाउंड्री क्रिएट करने के लिए जो है हम कौन सा सर्वे करते हैं? कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सी वाला। हाउ डज टोपोग्राफिक सर्वे कॉन्ट्रीब्यूट इन टाउन प्लानिंग। टोपोग्राफिक सर्वे जो कि ऊपर से लिए जाते हैं ना, by analyzing social and cultural aspect of an area, by mapping natural man-made features of land including elevation changes, conducting survey with local residents, forcing exclusive historical landmarks। historical landmark नहीं आएगा, local नहीं आएंगे, cultural aspects के अंदर नहीं आएंगे। टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैप करते हैं जो नेचुरल मैनमेड फीचर्स हैं उस ज़मीन के, उसके ऊपर कितने रोड हैं, कितनी लेक्स हैं, कितना क्या बोलते हैं आप, है ना, समुद्र है, नदी है ना, क्या एलिवेशन है, हाइट क्या है, वो सारी की सारी हम टोपोग्राफिक मैप के थ्रू पता लगाते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रैफिक सर्वे इन टाउन प्लानिंग। ट्रैफिक सर्वे का टाउन प्लानिंग में क्या है? एनालाइज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रोडवे नहीं। इवेल्युएट द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, ट्रैफिक सर्वे का नहीं। टू कलेक्ट डाटा पेडेस्ट्रियन एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज, टू असिस्ट द मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ व्हीकल्स इन ए गिवन एरिया। ट्रैफिक सर्वे का मेन रीजन है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक का फ्लो कैसा है, क्या उसमें जाम तो नहीं लग रहा है ना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका पता लगाना ही क्या कहलाता है आपका ट्रैफिक सर्वे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। In the context of town planning, what does a land use survey primarily focus on?
प्राइमरली किस चीज़ पे फोकस है लैंड यूज सर्वे? एसेसिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन लैंड यूज इशूज, एनालाइजिंग द जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ लैंड, आइडेंटिफाई द टाइप एंड एक्टिविटीज अकरिंग ऑन डिफरेंट एरियाज, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल डाटा फॉर प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो लैंड यूज सर्वे में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे रेलवे स्टेशन है तो उसके आसपास आप देखेंगे कि शॉप्स, कमर्शियल शॉप है ना, उसके अलावा होटल्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती है। तो इस टाइप का जो सर्वे होता है जो उस एरिया में है ना, अलग अलग एरिया में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है उनको आइडेंटिफाई करना ही हमारा क्या कहलाता है? लैंड यूज सर्वे कहलाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। What role does a environmental impact assessment play in a physical survey? फिजिकल सर्वे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रोल? एसेस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन लोकल इकोनॉमी, क्या लोकल इकोनॉमी पे आता है? नहीं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरमेंट हो सकता है। एनालाइजिंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल फीचर्स, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हम नहीं पता करते। सर्विंग पब्लिक प्रेफरेंस फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसका जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा? आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है पूरा का पूरा, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मल्टी स्टोरी बन रही है, तो उसका क्या होगा कि उससे एनवायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान आएगा, उसके कारण क्या क्या रिस्क डेवलप हो सकते हैं, उनको शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसे हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर कंडक्टिंग एरियल सर्वेज? सैटेलाइट, ग्राउंड ऑगमेंटेड रियलिटी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज। देखिए जो अपने ड्रोन कैमरा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। क्या बोलते हैं? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो जो एरियल सर्वेज होते हैं उनके लिए जनरली जो है ड्रोन का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है आंसर हो जाएगा हमारा डी। विच इज़ द पर्पज़ ऑफ सोइल सर्वे इन टाउन प्लानिंग? सोइल सर्वे का क्या पर्पज़ है टाउन प्लानिंग के अंदर? एसेस द सुटेबिलिटी लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल यूज ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कलेक्टिंग डाटा ऑन पब्लिक हेल्थ इश्यूज, आइडेंटिफाई पोटेंशियल साइट्स फॉर रिक्रिएशनल डेवलपमेंट। तो सोइल के लिए वैसे देखिए टाउन प्लानिंग में जो एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है ये भी पॉइंट तो कोई सा भी सही नहीं है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए हम हिस्ट्री एनालाइज नहीं करते सोइल से, है ना। पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ का पता नहीं लगाते, रिक्रिएशनल साइट डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो मेन आंसर वैसे मतलब जो ज़्यादा ठीक कम, वैसे तो चारों ही सही नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा ठीक आंसर लग रहा है वो हमारा ए वाला लग रहा है ना, तो हम जाएंगे यहाँ पर ए के साथ, ठीक है। हाउ डज ए सोशल सर्वे कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओवरऑल फिजिकल सर्वे? एक सोशल सर्वे फिजिकल सर्वे में कैसे हेल्प करता है? बाय मैपिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया, बाय एनालाइजिंग सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी, बाय असेसिंग जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द लैंड, बाय कंडक्टिंग सर्वे विद लोकल रेजिडेंट्स। सोशल सर्वे जो है ओवरऑल फिजिकल सर्वे में क्या करते हैं कि हम जो वहाँ की सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिटी के उसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? सोशल और जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसको फिजिकली हम जो है एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑन इकोलॉजी इन कंटेक्स्ट ऑफ टाउन प्लानिंग? इकोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या है? मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंसिंग सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल ग्रोथ, एस्पेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, इग्नोरिंग एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं होगा, प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग द सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ दी डेवलपमेंट, है ना। तो ये हमारा मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ डज सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू द इकोलॉजिकल प्लानिंग? सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इकोलॉजिकल प्लानिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? बाय डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इमीडिएट डेवलपमेंट नीड्स, क्या हमें पेड़ पौधे काटने चाहिए? नहीं। बाय प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट रिगार्ड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, क्या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना चाहिए एनवायरमेंट को ध्यान में रखे बिना? नहीं। बाय इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो जो रिसोर्सेज हैं वाटर रिसोर्सेज है ना जो भी हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करने चाहिए, तो हो सकता है। बाय एक्सक्लूडिंग पब्लिक इनपुट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। क्लियर है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इकोलॉजी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट? इकोलॉजी और रिसोर्स मैनेजमेंट में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्या रोल है? टू डिसरिगार्ड द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन द नेचुरल एनवायरमेंट,
to prioritize economic growth over environmental consideration, to evaluate and minimize the potential negative effect of development project, to speed up approval process for development initiatives। तो EIA का मतलब होता है कि हमें क्या इवेल्यूट करना है और मिनिमाइज करना है जो पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के, उसको हमें इवेल्यूट करना है और मिनिमाइज करना है। तो EIA का मतलब क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। In the context of planning, what does the term urban ecology refers to? Ignoring ecological consideration in urban development, ignoring नहीं होगा। Analyzing the impact of urbanization on natural environment हो सकता है। Promoting urban sprawl without any planning constraint नहीं। Excluding green space in favor of maximizing built up areas नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा Analyzing the impact of urbanization on natural environment। क्या होगा? Analyzing the impact of urbanization on natural environment। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 34 का। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजी इन टाउन प्लानिंग? जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजी इन टाउन प्लानिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बाय मिनिमाइजिंग ग्रीन स्पेस टू इंक्रीज अर्बन डेंसिटी। क्या ऐसा होगा? ग्रीन स्पेस को बढ़ाना चाहिए अर्बन डेंसिटी के लिए। बाय एक्सक्लूडिंग नेचुरल एलिमेंट्स फ्रॉम अर्बन एरियाज नहीं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग नेचुरल फीचर्स इनटू द अर्बन एनवायरनमेंट फॉर मल्टीपल बेनिफिट्स, हाँ हो सकता है। बाय प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, पैसा नहीं बढ़ाना है। हमारा जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला कि हमें नेचुरल फीचर्स भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं, है ना, ताकि एनवायरनमेंट को मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सकें। व्हाट रोल वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्ले इन इकोलॉजी एंड टाउन प्लानिंग? इकोलॉजी और टाउन प्लानिंग में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले क्या करता है ना? एनकरेजिंग एक्सेसिव वाटर कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करना है क्या? नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ वाटर के ऊपर नहीं। इंश्योरिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ वाटर इन अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल आ गया तो अपना आंसर सस्टेनेबल वाला हो ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाउन प्लानिंग? टू एलिमिनेट ऑल नेचुरल एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट नहीं। टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं। टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन अर्बन एरिया। टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन without regard for ecological balance. What is the purpose of biodiversity conservation in the context of town planning? ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? To protect and enhance the variety of plant and animal species in urban areas. To accelerate the process of urbanization without regard for ecological biodiversity conservation ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। How does waste management contribute to ecological sustainability in urban areas? By promoting indiscriminate disposal of waste in natural habitats नहीं। By minimizing public participation in waste reduction initiatives, minimize नहीं करना, maximize करना है। By implementing effective waste management practices to reduce environmental impact, by excluding recycling programs। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका सी, कि हमें efficient waste management की जो टेक्निक है उनको implement करना है, environmental impact को reduce करना है। What is the significance of green building practice in ecology and resources? Green building ecological resources में क्या है? By encouraging environmentally friendly and energy efficient building practices, by prioritizing the use of non-renewable energy sources in construction, by disregarding the need of waste reduction in construction projects, by excluding green space in favor of maximize। तो ग्रीन, अब देखिए, अब मुझे मान लो इसका नहीं आता तो ग्रीन स्पेस को मैं हटा दूंगा, है ना। अगला क्या है मेरे पास? डिसरिगार्डिंग द नीड्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन, डिसरिगार्ड नहीं करना है ना, वेस्ट तो कम करना ही है हमें। बाय यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हमें यूज़ करना, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन कंट्रीब्यूट टू द इकोलॉजिकल प्लानिंग? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल प्लानिंग में कैसे काम करता है? बाय प्रोमोटिंग कार सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये पढ़ा है अपने क्वेश्चन, है ना। बाय मिनिमाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन टू रिड्यूस कंजेशन, बाय क्रिएटिंग एफिशिएंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क फॉर द कम्युनिटी, बाय इग्नोरिंग इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन एयर क्वालिटी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि हमें ऐसा एफिशिएंट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट करना है कम्युनिटी के लिए। ठीक है। What is an ecosystem? A man-made construction project नहीं, a complex system of living organism and their environment, single species geological formation नहीं। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच में बनता है, इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम? बायोडाइवर्सिटी कैसे हेल्थ बढ़ाती है, अच्छी करती है? बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम,
बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, नहीं ऐसा नहीं होता। बाय प्रोवाइडिंग रेजिलेंस एंड स्टेबिलिटी थ्रू द इकोसिस्टम, बाय प्रमोटिंग होमोजीनियस एनवायरनमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम में क्या करती है, रेजिलेंस प्रोवाइड करती है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम्स, ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर, कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी, प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म। जो पेड़ पौधे हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम के अंदर, प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड को बनाते हैं, ठीक है। हाउ डीकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बाय कंज्यूमिंग प्लांट एंड एनिमल्स फॉर एनर्जी, डीकम्पोजर क्या प्लांट और एनिमल को खाते हैं एनर्जी के लिए। बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स, हाँ हो सकता है। बाय प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजर है ना, वो क्या थे, वो थे अपने प्रोड्यूसर्स, ये डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर क्या करते हैं, रेगुलेटिंग पॉपुलेशन और अदर्स भी नहीं, तो हम ये क्या करते हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो ये इसका हम कौन करता है, डीकम्पोजर्स करते हैं। कौन करता है, डीकम्पोजर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, स्पीशीज दैट इज इररिलेवेंट, इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, स्पीशीज दैट हैज डिसप्रोपोर्शनेट, डिस आ गया ना तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। द स्पीशीज दैट इज ओनली फाउंड इन अर्बन एनवायरमेंट्स, ये भी नहीं होगा। ए स्पीशीज दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल चेंजेस, ये भी नहीं होगा। तो एक बार वापस पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा अपने को। द स्पीशीज दैट इज इररिलेवेंट टू द ओवरऑल सिस्टम इकोसिस्टम हेल्थ, कीस्टोन स्पीशीज, ए स्पीशीज दैट हैज ए डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम कंपेयर टू इट्स अबंडेंस, मतलब उसका जो है बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब या तो बहुत कम आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इस टाइप की जो स्पीशीज़ है उसको क्या कहलाती है, कीस्टोन स्पीशीज़। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को ह्यूमन एक्टिविटी कैसे इम्पैक्ट करती है। ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम, हो सकता है ना, पॉल्यूशन के थ्रू, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के थ्रू, क्लाइमेट चेंज के थ्रू, हाँ तो फिर यही वाला होना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी ओनली इनहेंस इकोसिस्टम हेल्थ, ऐसा नहीं है, डिस्ट्रक्ट भी कर सकती है। इकोसिस्टम आर एंटायरली रेजिलेंट टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ज़्यादा एक्यूरेट वो हो जाएगा बी वाला, कि ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिस्टर्ब इकोसिस्टम्स थ्रू pollution, habitat destruction and climate change. What is the primary function of ozone layer in the earth ecosystem? क्या करती है, ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, हार्मफुल यूवी लाइट्स को फिल्टर करती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर मरीन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, नहीं। तो क्या करती है, यूवी रेस को फिल्टर करने का काम करती है, कौन, ओजोन लेयर, ठीक है। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट रिलेट टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे रिलेट कर सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। इट मेजर्स द फिजिकल साइज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, इट एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट बाय कैलकुलेटिंग रिसोर्स कंजप्शन, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ स्पीशीज इन गिवन इकोसिस्टम, इट मेजर्स द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज। इसका आंसर हो जाएगा इट एसेसेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट बाय कैलकुलेटिंग रिसोर्स कंजप्शन, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड कैसे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर साइकिल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इट हैज़ ओनली अफेक्ट एक्वेटिक सिस्टम, नहीं ऐसा नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। इट प्ले नो रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, गलत है। इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना पानी चाहिए। दोस्तों इतना अच्छा वीडियो चल रहा है और आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे याद आ गया, है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, इतना बड़ा वीडियो आप देख रहे हैं, है ना, मेरे को बनाने में मेहनत लग रही होगी, तो प्लीज़। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन कंट्रीब्यूट टू द डायनामिक नेचर ऑफ इकोसिस्टम, इट प्रमोट्स स्टेगनेशन इन इकोसिस्टम, नहीं। इट हिंडर्स द अडेप्शन ऑफ स्पीशीज टू चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल नेचुरल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम, इट ओनली अकर्स इन अर्बन एनवायरमेंट, नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे। हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन कंट्रीब्यूट टू द डायनामिक नेचर ऑफ द इकोसिस्टम, डायनामिक नेचर में कैसे, है ना, हिंडर्स प्रभावित नहीं करता। इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल,
तो कैसे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो ये बताता है कि प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल और नेचुरल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, है ना। स्पीशीज़ ओवर टाइम, कैसे स्पीशीज़ जो है वो चेंज हो रही है धीरे धीरे, इसको बताता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? टू एक्सपीडिट अप्रूवल प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? नहीं। टू इवैल्यूएट मिनिमाइज द पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरमेंट? 3 बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन इसमें, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला। इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट और नेचुरल एनवायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, व्हेन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट टिपिकली कंडक्टेड इन प्लानिंग प्रोसेस? कब किया जाता है? आफ्टर प्रोजेक्ट हैज़ कंप्लीटेड? नहीं। बिफोर प्रोजेक्ट हो सकता है। ओनली पब्लिक ऑपोजिशन? गलत। लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए नहीं, है ना। तो बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिन ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज? जब भी आप उसकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उस समय पर आपको ये कंपलसरी है कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उस प्रोजेक्ट का करवा लें। What does the term baseline study refers to in context of environmental impact assessment? baseline study क्या होती है? A study conducted after the project is completed? after तो होती ही नहीं है। An initial study that establishes the existing environmental condition before the project begins? जब प्रोजेक्ट शुरू होता है कोई भी प्रोजेक्ट, तो उससे पहले उस एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी, ठीक है, और उसके क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं, कितनी उसमें बिगड़ सकती है। स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बेसलाइन ऑफ द कम्युनिटी? नहीं। स्टडी ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑफ द? नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। ठीक है, हाउ डज द पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोसेस कंट्रीब्यूट इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? पब्लिक जो प्रोसेस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है? बाय मिनिमाइजिंग पब्लिक इनपुट? मिनिमाइजिंग पब्लिक इनपुट नहीं होगा। बाय इंश्योरिंग दैट पब्लिक इज अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट बट नॉट सीकिंग देयर ओपिनियन? पब्लिक अवेयर तो होनी चाहिए लेकिन उनका ओपिनियन जरूर नहीं, गलत है। बाय एक्टिवली इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन प्रोवाइडिंग इनपुट एंड फीडबैक ऑफ द प्रोजेक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट? तो ये बिल्कुल सही है कि पब्लिक का जो है हम उसको कैसे इंक्लूड किया जाए। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म मिटिगेशन मेजर्स? मिटिगेशन मेजर्स क्या है? बचाव के उपाय। मेजर्स टेकन टू एक्सग्रेड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट? गलत। मेजर टेकन टू मिनिमाइज और एलिमिनेट एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स? बिल्कुल सही है। मेजर टेकन टू इग्नोर? नहीं। मेजर टेकन टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस? अप्रूवल से कोरिलेटेड। मेजर टेकन टू मिनिमाइज द एलिमिनेट एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स? क्या हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में मिटिगेशन मेजर का मतलब होता है कि क्या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए कि हम जो है एनवायरमेंट के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है उसको हम मिनिमाइज़ कर सके। दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? क्या है की कंपोनेंट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का? एन असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ओनली, थ्रू एनालिसिस ऑफ पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट? तो प्रपोज प्रोजेक्ट का हो सकता है। ए समरी ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एवोल्यूशन प्रोजेक्ट, फिजिबिलिटी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल? नहीं। तो एनवायरमेंट में एनवायरमेंट की बात आएगी, है ना। तो थोरो एनालिसिस करना पड़ता है पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के उस प्रपोज प्रोजेक्ट से क्या क्या एनवायरमेंटल के ऊपर प्रभाव आ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी हाईवे बनाने वाले हैं, आपको उसके पास के पेड़ काटने हैं, 10,000 पेड़ काटने हैं, तो उससे वहाँ का एनवायरमेंट कैसे प्रभावित हो सकता है उसका हमें एनालिसिस करना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज व्हाट डज द टर्म क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट? क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? नहीं। द कंबाइंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज, द नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड बाय द प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कंबाइंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द अदर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो मेन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी वाला। What role does the scoping phase play in an environmental impact assessment? एक environmental impact assessment में scoping phase कैसे काम करता है ना। तो it determines the economic feasibility, it defines the boundary and scope of assessment including the environmental factors to be studied, it evaluates the public opinion about the project, is assess the project impact on local property values। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, क्वेश्चन है scoping phase play an environmental impact assessment। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इट आइडेंटिफाइज द बाउंड्री एंड स्कोप ऑफ द असेसमेंट इंक्लूडिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू बी स्टडीज। तो एक बाउंड्री और क्या क्या स्कोप हैं असेसमेंट के, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा हमें, उन सबको हम बोलते हैं स्कोपिंग फेज। ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप इन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? मॉनिटरिंग और फॉलोअप का क्या मतलब है? एक्सपीडाइट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एसेस द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट,
टू ट्रैक द एक्चुअल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने क्या निकाला है ना, कि आपका जो एयर पोल्यूशन है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है AQI है वो 150 से बढ़ के अगर आपने प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू किया तो वो 180 आ जाएगा। तो आपको प्रोजेक्ट जब चल रहा है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसका हमें ट्रैक करना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला। एक्सक्लूड पब्लिक पार्टिसिपेशन असेसमेंट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वॉट लीगल फ्रेमवर्क ऑफन मैंडेट्स द रिक्वायरमेंट फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, लोकल जोनिंग लॉज, नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, रीजनल कल्चरल प्रोटोकॉल्स। तो नेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन जो है एक लीगल फ्रेमवर्क जो कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कंपलसरी करवाने के लिए काम करता है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, मैं आपको PPT वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।